राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को हम देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राज्य की DPSP भी इसे कहते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं या तत्व हैं, इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता, और ये जो है ये वैधानिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किसमें किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। तो पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। और इसमें किस चीज़ का समावेश है? कल्याणकारी राज्य का समावेश। कल्याणकारी राज्य का समावेश किसमें है? नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, इसका उद्देश्य किसका है? नीति निर्देशक सिद्धांत का है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। तो किसके तहत किया गया है? 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में। तो 1935 का जो अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र था, 1935 के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र था, वही जो है नीति निर्देशक तत्व हो गया है। तो उनको भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया जाता था। तो जो यह प्रपत्र है वो 1935 के अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार जब थी, तो उनके द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे और प्रांतों के जो गवर्नर थे, उनको जारी किया जाता था। वही प्रपत्र, वही अनुदेश प्रपत्र अब नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट हो गया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है, इन्हें देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से, इन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है, ये देख लेते हैं। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में की गई है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 क में है, 39A में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 क में है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 क में है। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 क में है। और 39 ख में देख लेते हैं। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। तो 39 की 3 पार्ट हैं। 39 के 3 पार्ट हैं। एक है 39 का, जिसमें है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 क में है। और ख में है सार्वजनिक धन से रिलेटेड चीज़ें। ख में है 39 ख में है सार्वजनिक धन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और 39 ग में है धन का समान वितरण। 39 ग में है धन का समान वितरण। 39 ग में है धन का समान वितरण।
अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 में है तो ग्राम पंचायत का संगठन किस में? अनुच्छेद 40 में। और कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम कब आया? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को आया था। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को आया। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 के आया। और यह किस प्रावधान की पूर्ति करता है? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 मतलब ये कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसी के प्रावधानों को पूर्ति करता है। तो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 41 के प्रावधान है इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। पहला इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। तो इसमें कुल 5 योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना है और अन्नपूर्णा योजना है। फिर अनुच्छेद 42 में क्या है इसे देख लेते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें? अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें? अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें? अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 42 में। और 43 में क्या है? कामकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन 43 में। तो मजदूरी और कुटीर उद्योग से रिलेटेड किसमें है? 43 में। 43 में। 44 में है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो एक समान सिविल संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में। एक समान सिविल संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में है। और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। तो SC/ST की शिक्षा के लिए या अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 46 में है। तो ST/SC और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में है। तो पोषाहार, ये सारी चीज़ें किसमें है? पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 47 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। और 48 के 2 पार्ट हैं, एक 48 है, एक 48 का में। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 का में है। तो पर्यावरण भी 48 का में है और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा भी 48 का में है। तो कृषि एवं पशुपालन एनिमल से रिलेटेड एग्रीकल्चर और एनिमल 48 में है। पर्यावरण इन्वायरमेंट और वो जो फॉरेस्ट वगैरह हैं ये सब 48 का में है। 49 में देख लेते हैं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं या स्थान हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, उन सब का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। और 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। तो जो हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है, उन दोनों का पृथक्करण उन दोनों को अलग बनाता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये है अनुच्छेद 51 में, यानी कि इंटरनेशनल पीस, मतलब इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी की जो अभिवृद्धि है, उन सब चीज़ों को हम अनुच्छेद 51 में है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे तो ये उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। ये देख लेते हैं कौन से कुछ सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी लैंग्वेज में, तो इस लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज हो या फिर अदर स्टेट में जो भी लैंग्वेज हो, चाहे बांग्ला हो, जिस भी स्टेट की जो भी लैंग्वेज हो, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि तो ये है 350 का में। 350 का में मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 का में हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये है हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 351 में है हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 351 में है। 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। 350 का में है 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। फिर उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। तो केटी शाह ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, जो बैंक की सुविधा के अनुसार जमा की जाएगी, ऐसा चेक है नीति निर्देशक तत्व। यह कथन कहे थे केटी शाह ने कहा था। यह कथन केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, केटी शाह ने कहा है। फिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर देख लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो संविधान के भाग 4 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, मतलब नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाज की भलाई के लिए होता है। नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए होता है। वहीं लेकिन जो मौलिक अधिकार होता है वो व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार ये व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व ये सोसाइटी की भलाई के लिए होता है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसके पीछे पॉलिटिकल मान्यता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है इसके पीछे जो है कानूनी मान्यता है। तो नीति निर्देशक तत्व के पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। और नीति निर्देशक तत्व सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, और मौलिक अधिकार ये सरकार के महत्व को घटाता है। मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को घटाता है, और नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। राज्य सरकार जब यह लागू करता है तभी वह के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है। जो मौलिक अधिकार होता है वो नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मौलिक कर्तव्य, यहाँ मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं ये क्या है, इसके बारे में इससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसकी समिति की अनुशंसा पर लिया गया? सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर। मौलिक कर्तव्य सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर लिया गया, और किसके द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन है और 1976 डेट है। 42वां संविधान संशोधन है और 1976 में इसे जो है शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है।
भाग 4 क में 4 क 4 क में है मौलिक कर्तव्य, और 51 क में 4 क 51 क 4 क इक्वल टू 51 के मौलिक कर्तव्य का है। 4 क 51 के ये मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11 है। मौलिक कर्तव्य हैं जो इस प्रकार है। पहला है, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों को मिला हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, और जो संविधान के आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज है, जो राष्ट्रगान है, इसका आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तो जो हमारी स्वतंत्रता के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे आदर्श हैं, उन्हें हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। भारत की जो सब प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखना चाहिए। अक्षुण्ण रखें। जो भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण रखनी चाहिए। चौथा है, देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करनी चाहिए हमें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। पांचवा कि जो हमारे सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारे लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना, समरसता मतलब सभी लोग समान हैं, और भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो जो हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो मिली संस्कृति जो गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व करें और जो महत्व समझें और उसकी परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उनका रक्षा करना चाहिए और हमें उनका संवर्धन करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कर रखें। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि उसे खराब करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो जो हमारी व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, उनमें भी आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए, और लेकिन जो हमारी सामूहिक गतिविधियां, जो सामूहिक कर्तव्य होते हैं, उनके भी उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। और 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ऐड किया गया। पहले तो 10 थे, लेकिन 11वां जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन 86 86वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। लेकिन इस बात का इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इसमें बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा के बारे में दिया गया है, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। 6 से 14, 6 से लेकर के 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जो इतने साल तक के बच्चे हैं, तो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा का, यानी किस शिक्षा का? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया है। और संघ की कार्यपालिका, इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।